हेलो एवरीवन, सारन गुरु के डिजिटल दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम लोग कक्षा 10 के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और हमने तीसरे चैप्टर यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित एक क्लास की थी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चला और कैसे वियतनाम को स्वतंत्रता मिली फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण से। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग YouTube पर सर्च करें सारन गुरु डिजिटल दुनिया और यहाँ जाने के बाद से आप लोग को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहे तो अलग से भी सर्च कर सकते हैं, क्लास 10th हिस्ट्री बाय निहाल पांडे, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे पिछली क्लास के भी, और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो भी वहाँ उपलब्ध हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हो ची मिन्ह के योगदान तक पढ़ा था कि वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह ने कैसा योगदान दिया था, क्या क्या किया था उन्होंने, कौन कौन से संगठन बनाए थे जिनमें वियतनाम कांग सांदेंग और वियतमिन्ह जैसे संगठन प्रमुख थे। इसके अलावा उन्होंने पेरिस में साम्यवादियों के एक दल का गठन भी किया था जो छात्रों का संगठन था। इन सारे प्रयासों के द्वारा उन्होंने वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन को हवा दी। आगे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम कैसे स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। जून 1940 की घटना है जब फ्रांस जर्मनी से हार जाता है और फ्रांस में जर्मनी समर्थित सत्ता कायम होती है। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, जो कि 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था, इसी दौरान एक घटना घटती है जब धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों की लड़ाई हो रही थी। तो धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली इत्यादि देश शामिल थे, उसमें से जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल था। जब 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार जाता है और फ्रांस में जर्मनी समर्थित सत्ता कायम हो जाती है, तब क्या होता है, अमेरिका और ब्रिटेन च्यांग काई शेक की सरकार का समर्थन करते हैं। च्यांग काई शेक कौन था? च्यांग काई शेक इस समय यहाँ की सरकार का प्रमुख था, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने समर्थन किया। अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन करने का कारण था कि च्यांग काई शेक पूंजीवाद का समर्थक था, यह साम्यवादियों का विरोधी था। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देशों ने इसकी सरकार का समर्थन किया। लेकिन एक संधि होती है और उस संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल जाता है। एक संधि की जाती है, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में आपस में कई संधियां हुई थी उस समय, और जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल जाता है। जापान चूंकि एशियन कंट्री है और काफ़ी नज़दीक भी है, इसलिए ये यहाँ पर प्रवेश करता है और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है हिंद चीन के क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, इस मैप में यहाँ पर हम ये जो वाटर बॉडी देख रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा मैप नहीं है। इस मैप में यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दिख रहे हैं और इससे थोड़ा आगे जाने पर जापान है। तो जापान को यहाँ पर मौका मिल गया अपनी सत्ता स्थापित करने का। हालांकि ये पूरी तरह से यहाँ शासन प्रणाली उसने नहीं स्थापित की थी, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी सैनिक यहाँ पर सरकार को नियंत्रित करना प्रारंभ कर देते हैं। जापान ने हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया और यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैध शासन था। द्वैध शासन का मतलब हो गया दोहरा शासन। किस तरीके से यह दोहरा शासन था? क्योंकि इस समय जो वियतनाम में च्यांग काई शेक की सरकार थी, ये च्यांग काई शेक वियतनामी थे और वहाँ पर देखा जाए तो सीधे तौर पर शासन उन्हीं का था, लेकिन कब्जा यहाँ पर जापान ने जमा लिया। यानी कि जापान जिस तरीके से चाहता उस तरह से च्यांग काई शेक की सरकार कार्य करती थी।
जैसे कि भारत पर काफ़ी समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने सीधे तौर पर शासन नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर फौजदारी अधिकार तो छोड़ दिए राजाओं के ऊपर, और जो दीवानी अधिकार थे यानी कि धन संपत्ति से संबंधित अधिकार थे वो स्वयं ले लिए थे। यहाँ पर भी ऐसा ही शासन देखने को मिलता है, जहाँ पर आंतरिक मामलों में चियांग काई शेक की सरकार कार्य कर रही होती है, लेकिन विदेशी मामले जापान द्वारा नियंत्रित होते थे। यहाँ पर वियत मिन्ह, मैंने बताया था कि हो ची मिन्ह ने साम्यवादियों का एक संगठन बनाया था, एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, जो कि उपनिवेशीकरण के खिलाफ यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध कर रहा था। तो इस संगठन वियत मिन्ह ने किसानों, श्रमिकों, बुद्धिजीवियों और देशभक्तों को शामिल कर जापान एवं फ्रांस के विरुद्ध छापामार युद्ध नीति अपनाई। छापामार युद्ध नीति का मतलब हुआ कि ये लोग, इनके पास ज़्यादा अधिक हथियार नहीं थे, ज़्यादा सैन्य बल नहीं था, इसलिए ये सामने से युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि अचानक से हमला करते थे और छिप जाते थे। इसी को छापामार युद्ध नीति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। 1945 में जापान पर अमेरिकी परमाणु हमला। आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की संधि के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि प्रारंभ हुआ 1939 में और ये समाप्त होता है 1945 में। इसमें मित्र राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी ताकतें शामिल थी और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। यहाँ पर एक घटना होती है 1945 की। अभी तक अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, एक महाशक्ति होने के बावजूद भी वो युद्ध से बचा हुआ था। लेकिन 1945 में एक घटना घटती है। अमेरिका का एक बंदरगाह है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर जापान के जहाज बमबारी करते हैं, भयानक बमबारी करते हैं, और इस घटना से क्रोधित होकर अमेरिका भी विश्व युद्ध में उतर जाता है और जापान के खिलाफ यानी धुरी राष्ट्रों के खिलाफ मित्र राष्ट्रों की ओर से अमेरिका युद्ध में भाग लेता है। और अमेरिका के युद्ध में भाग लेने के पश्चात स्थितियां तेजी से बदलने लगती हैं। 1945 में अमेरिका हमला कर देता है जापान पर, परमाणु आक्रमण। विश्व में सबसे पहले एटम बॉम्ब जो गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर, ये जापान के शहर थे और ये काम किया था अमेरिका ने। अमेरिका ने जब 2 परमाणु बम गिराए तो पूरी तरह से हिरोशिमा और नागासाकी शहर तबाह हो गए और जापान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। यहाँ पर जापान आत्मसमर्पण कर देता है और यहाँ अमेरिका और जापान के बीच पोट्सडम की संधि होती है। एक संधि होती है जिसका नाम पोट्सडम की संधि, पोट्सडम नाम के जगह पर होती है, इसलिए इसका नाम पोट्सडम की संधि होता है। और 2 सितंबर 1945 को राष्ट्रवादियों ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जापानी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थन करता है वियतनाम के राष्ट्रवादियों का। हालांकि बाद में अपने लाभ के लिए यह उन्हीं राष्ट्रवादियों के विरोध में हो जाता है। तो पोट्सडम की संधि के साथ जब 2 सितंबर 1945 का दिन आता है, वियतनाम के राष्ट्रवादी जो कि वियत मिन्ह संगठन के अधीन कार्य कर रहे थे मिलजुल कर देश की स्वतंत्रता के लिए, उन्होंने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। यानी ऐसी शासन पद्धति जिसके शासनाध्यक्ष को चुना जाए और लोकतंत्र यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता उसमें भाग ले। आगे क्या होता है? हिंद चीन की फ्रांसीसी औपनिवेशिक योजना क्या थी? हिंद चीन में फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, ये योजना थी फ्रांस की यहाँ जो विशाल साम्राज्य था। इस समझौते के बाद, पोट्सडम की संधि के बाद फ्रांस क्या कदम उठाता है? वो कहता है कि यहाँ पर जो अलग अलग बिखरे हुए राज्य हैं, जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, अन्नाम है, टोंकिन है, कोचिन चीन है, ये सब क्षेत्र हैं। इनमें से खास करके इसने वियतनाम के क्षेत्रों को कहा कि एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, एक संघ में बदल दिया जाएगा
जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेशी शामिल रहेंगे। फिर हिंद चीन का फ्रांसीसी सलाहकार दल एक स्वायत्त शासी सरकार बनाएगा। स्वायत्त शासी यानी ऑटोनोमस, यानी इसका मतलब हो गया कि यह सरकार जो होगी वो अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए, अपने हिसाब से शासन करने के लिए स्वतंत्र रहेगी, यानी कि अन्य किसी देश का प्रभाव यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। प्रैक्टिकली यहाँ पर फ्रांस अपनी प्रभुता स्थापित करने की ही कोशिश कर रहा था। हिंद चीन से संबंधित राज्यों और क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन में जो भी क्षेत्र थे या जो भी उपनिवेश थे फ्रांस के, उन सबको मिला दिया जाएगा और एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन की नई विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह स्वायत्त शासी सरकार अपने घरेलू मामलों को लेने के लिए तो स्वतंत्र रहेगी, लेकिन बाहरी मामलों पर यानी विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यह फ्रांस की योजना थी। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता होता है और इस समझौते के द्वारा फ्रांस ने वियतनाम को हिंद चीन यूनियन की स्वतंत्र इकाई माना। ये डेट याद रखिएगा, 6 मार्च 1946। हनोई समझौता कब हुआ, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। फ्रांस और यहाँ पर वियतनाम को हिंद चीन संघ का एक स्वतंत्र इकाई मान लेता है, किंतु फ्रांस द्वारा कोचिन चीन में पृथक सरकार की स्थापना के कारण यह समझौता टूट गया। यहाँ पर फ्रांस कहता है कि जो भी हिंद चीन के क्षेत्र हैं उनमें उन सबको मिलाकर एक संघ बना दिया जाएगा और वे अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए, आंतरिक शासन के लिए स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन खुद फ्रांसी कुछ समय बाद क्या करता है कि कोचिन चीन में एक अलग सरकार बना देता है, यानी कि जो उसने वादा किया था हनोई समझौते के दौरान उसी का उल्लंघन कर देता है। तो यहाँ पर वियतनामी घोषणा करते हैं कि चूंकि फ्रांस ने खुद ही इस समझौते को तोड़ दिया, इसलिए अब फ्रांस के साथ कोई बातें नहीं होंगी, केवल और केवल युद्ध होगा। और हो ची मिन गुरिल्ला युद्ध, जो छापामार युद्ध मैंने बताया था उसी को गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, यह प्रारंभ हो गया। अब फ्रांस क्या करता है, यहाँ पर पेरिस से कम्युनिस्ट विरोधी एक व्यक्ति था बाओदाई, पेरिस में रह रहा था ये, और फ्रांसीसियों ने इसे बुलाकर वियतनाम का शासक घोषित कर दिया। 1949 में हो ची मिन ने चीनी मॉडल पर आधारित साम्यवादी शासन को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया। अभी तक हो ची मिन या वियतनाम के जो निवासी थे वो साम्यवाद का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन खुले तौर पर इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन 1949 में घोषणा कर दी हो ची मिन ने कि हम लोग चीन के साम्यवाद को अपना आदर्श मानते हैं और वैसा ही साम्यवादी शासन अपने यहाँ भी लागू करेंगे। फिर 1950 में क्या होता है, रूस और चीन ने मिलकर इस साम्यवादी वियतनाम को मान्यता दे दी। यानी यहाँ जो साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था 1949 में हो ची मिन के नेतृत्व में, उसको चूंकि रूस भी साम्यवादी था और चीन भी साम्यवादी था, इसलिए दोनों देशों ने इसे मान्यता दे दी। फिर क्या होता है, इस समय लाओस और कंबोडिया में फ्रांस समर्थित राजवंशों का शासन था और उसका विरोध तेज हो चुका था। 1949-50 की जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय वियतनाम में तो बाओदाई की सरकार थी, लेकिन हो ची मिन ने उस सरकार को मानने से इनकार कर दिया, एक समानांतर सरकार की स्थापना की और खुद को साम्यवादी होने की घोषणा कर दी। इसी दौरान जब कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ रहा था हिंद चीन में, तो लाओस और कंबोडिया में जो पुराने राजतंत्र थे उनको भी समाप्त करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि इन राजतंत्रों को फ्रांस ने दोबारा स्थापित किया था। ये फ्रांस के समर्थक राजतंत्र थे। जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता क्या है, जब गुरिल्ला सैनिक यानी कि कम्युनिस्ट जो सैनिक थे वियत मिन्ह के, इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया खुले तौर पर फ्रांस का और साथ ही साथ पूंजीवादियों का, तो अलग अलग देश जो पूंजीवादी देश थे जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब ने अब वियतनाम का विरोध करना शुरू कर दिया। अभी तक अमेरिका ने समर्थन किया था वियतनाम का उसकी स्वतंत्रता के लिए, लेकिन जैसे ही
खुलकर वियतनाम ये कहता है कि मैं साम्यवादी राष्ट्र हूं, वैसे ही सबसे बड़ा पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका उसके विरोध में सामने आ जाता है। फिर एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है दिएन वियन फू का युद्ध। एक स्थान है ये दिएन वियन फू, वियतनाम की एक जगह है। यहाँ पर गुरिल्ला सैनिकों ने फ्रांस को बुरी तरह हराया और 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। सोच सकते हैं आप, एक साधारण सा राष्ट्र अपने ऊपर शासन करने वाले राष्ट्र को इतनी बुरी तरह से हराता है कि उसके 16,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। अब जब ऐसा होता है तो पूरे वैश्विक स्तर पर फ्रांस की बेइज्जती हो जाती है। अब अमेरिका सोचता है कि अगर मैंने फ्रांस की मदद नहीं की तो चूंकि फ्रांस एक पूंजीवादी देश है वो हार जाएगा, और साम्यवादी देश होने के कारण, साथ ही रूस के नज़दीक होने के कारण हिंद चीन की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अब अमेरिका निर्णय लेता है दूसरों के मामले में फिर से टांग अड़ाने का, और यहाँ पर वो हस्तक्षेप करता है और कहता है कि फ्रांस की तरफ से मैं भी अब युद्ध लड़ूंगा वियतनाम में जाकर। और मई 1954 में जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया जाता है इसी मामले पर विचार करने के लिए कि आखिर हिंद चीन की समस्या का क्या समाधान निकाला जाए। चूंकि रूस और चीन पहले से साम्यवादी होने के कारण हिंद चीन का समर्थन कर रहे थे या वियतनाम का समर्थन कर रहे थे, और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब पूंजीवादी होने के चलते वहां पूंजीवादी शासन की स्थापना करना चाहते थे। तो इस कारण लग रहा था कि अब कहीं तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए मई 1954 में जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जेनेवा समझौता में क्या डिसीजन लिया गया? पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन से 2 हिस्सों में? उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हनोई नदी से सटे, हनोई नदी कहाँ है ये देखने के लिए वापस हम जाते हैं अपने मैप पर। मैप में यहाँ हनोई नदी नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं मार्क करके बता देता हूँ। मेनली ये जो बीच का एरिया था, टोंकिन से थोड़ा और नीचे, ये सब एरिया जो था ये बांट दिया गया था लगभग बीच से। ये हो गया ऊपर उत्तरी वियतनाम, और ये नीचे हो गया दक्षिणी वियतनाम। दो हिस्से कर दिए जाते हैं, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और यहां पर शासन व्यवस्था का क्या होता है? यहां पर हनोई नदी से सटे उत्तरी वियतनाम का क्षेत्र जो था, यानी ऊपर का क्षेत्र जो था, वो साम्यवादियों के अधीन, यानी कि हो ची मिन सरकार का यहाँ शासन स्थापित हो जाता है। और दक्षिणी वियतनाम अमेरिकी समर्थित सरकार को दे दिया गया, यानी कि दक्षिण वियतनाम में पूंजीवादी सरकार की स्थापना होती है जिसका प्रमुख बाओ दाई था, और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। यानी कि एक ही देश में 2 अलग अलग शासन स्थापित होते हैं। और ध्यान रखिएगा, लाओस और कंबोडिया में वैधानिक राजतंत्र तथा संसदीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। लाओस और कंबोडिया के क्षेत्रों में पहले से भी राजतंत्र ही था, यहाँ पर दोबारा राजतंत्र ही स्थापित किया जाता है, लेकिन कैसा? वैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजा को कुछ विभिन्न नियम कानूनों के तहत सीमित किया जाता है, उसकी मनमर्जी पर अंकुश लगाया जाता है, और साथ में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय व्यवस्था भी लागू की जाती है। और हिंद चीन के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का कोई और देश प्रयास न करे, साथ ही यहाँ शांति की स्थापना हो, इसके लिए पर्यवेक्षक देश 3 नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें एक भारत भी था। और ध्यान रखिएगा,
ये वही समय है जब अमेरिका से टकराव के बावजूद भी भारत खुलकर समर्थन करता है वियतनाम की स्वतंत्रता का और वैश्विक स्तर पर खुले तौर पर अमेरिका का विरोध करता है। जब इतनी बड़ी महाशक्ति से टकराने का कोई सोच भी नहीं सकता था, तब भारत खुले तौर पर वैश्विक मंचों पर जाकर गुटनिरपेक्षता की बात करता है और यहाँ से वियतनाम में जो अमेरिका कर रहा था उसका विरोध भी करता है। अब इसके आगे क्या घटना होती है? हुआ आंदोलन। ध्यान रखिएगा, जब गुरिल्ला युद्ध हो रहा था उसी दौरान की ये घटना है। साम्यवादियों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, हुआ आंदोलन। कहीं कहीं से हुआ हाओ आंदोलन भी लिखा हुआ रहता है। ये उत्तरी वियतनाम में चलाया गया था बौद्ध वर्ग द्वारा, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, जो कि एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका प्रारंभ हुआ 1931 में और इसका नेतृत्व हुइन फूसो, ये नाम है एक व्यक्ति का, हुइन फूसो ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियों में आत्मदाह तक शामिल था, यानी कि ये उग्र विचारधारा वाले थे, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट में यकीन करते थे। इन्होंने पूंजीवाद के समर्थकों के साथ खुलकर लड़ाई की और आत्मदाह तक शामिल था इसमें, यानी कि खुद को आग लगा लेते थे अपनी बातें अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए। उनकी जो जायज मांगे थी, यानी कि पूंजीवाद का विरोध करने के लिए, उपनिवेशीकरण का विरोध करने के लिए अपनी जान तक दे देते थे। अमेरिका समर्थित बाओदाई सरकार के प्रमुख, बाओदाई सरकार का जो एक तरह से कह सकते हैं मैनेजर कौन था, तो न्यो दिन दियम, इसने क्रूरता से इसका दमन किया। यानी कि जो हुआ हाओ आंदोलन था इसमें इसके क्रांतिकारियों को सीधे तौर पर ये लोग जब नहीं हरा पाए तो बहुत ही अत्यंत क्रूरता से इनकी जान ले ली गई, मारा पीटा गया, इन पर अत्याचार किए गए और इस तरह से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। आगे क्या क्या समस्याएं आती है हिंद चीन में, ये हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में। तब तक जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल history@saranguru पर भेज सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आने वाले हैं उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। और जैसा मैंने क्लास के शुरू में बताया था, आप जाकर यूट्यूब पर सारंग गुरु डिजिटल दुनिया सर्च करेंगे, वहाँ हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th के हिस्ट्री से जुड़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।